हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री मास्टर्स। मैं हूं डॉक्टर हरीश मुडीला। आपका कंटिन्यूस सपोर्ट हमें मिल रहा है। होप आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे और हम आपके लिए और मीनिंगफुल वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारे व्यूवर्स, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो आपको मीनिंगफुल लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। अपने रिंग सिंथेसिस की सीरीज में हम हेटेरोएटम कंटेनिंग 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग के डिस्कनेक्शन और सिंथेसिस को समझेंगे। होप आज के कॉन्सेप्ट आपके क्वेरीज को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो अपने प्रीवियस वीडियोस की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने देखा है कि 5 मेंबर हेटेरोएटम कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग्स जनरली 3 तरह के हो सकते हैं, जिनमें से कि हमने अभी तक ऑक्सीजन कंटेनिंग और सल्फर कंटेनिंग स्पीसीज को देख लिया है। ऑक्सीजन कंटेनिंग स्पीसीज को हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और सल्फर कंटेनिंग स्पीसीज को हम कहेंगे टेट्राहाइड्रोथायोफिन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग्स का आप डिस्कनेक्शन कैसे करेंगे। इन रिंग्स को जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग अगर होगी तो इसको आप कहेंगे पायरोलिडीन या फिर आप इसे टेट्राहाइड्रोपायरोल भी कह सकते हैं। तो ये टेट्राहाइड्रोपायरोल का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि अगर आप देखें 5 कार्बन इसमें प्रेजेंट है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो ये जो नाइट्रोजन है आपका या फिर जो ये एमीन स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका 2 डिग्री एमीन है और हम इसे कह रहे हैं टेट्राहाइड्रोपायरोल। अगर यहाँ पे अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते तो आप इसे पायरोल कहते हैं, लेकिन वो डबल बॉन्ड नहीं है। उन डबल बॉन्ड्स की जगह आपके पास 4 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं टेट्राहाइड्रोपायरोल। तो आज हम इस स्ट्रक्चर के डिस्कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और कैसे डिस्कनेक्टेड स्पीसीज को आप उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट से वापस टारगेट मॉलिक्यूल में चेंज कर सकते हैं, सिंपल 2 एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। तो ये है आपका पहला एग्जांपल। अगर आप इसमें देखें तो फिर से आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है और साथ में उसके अल्फा पोजीशन पे अगर आप देखें तो वहां पे प्रेजेंट है आपका डबल बॉन्ड ओ। तो ये आपका जो पूरा मॉलिक्यूल है इसे हम कहते हैं लैक्टम। तो इस मॉलिक्यूल में आप अब डिस्कनेक्शन करेंगे। तो डिस्कनेक्शन कैसे होगा? तो जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो से ये देखते हुए आए हैं कि आप जब भी डिस्कनेक्शन करेंगे या सबसे इजी जो डिस्कनेक्शन होता है वो हमेशा कार्बन हेटेरो एटम का डिस्कनेक्शन होता है। तो कार्बन हेटेरो एटम की अगर हम बात करें तो 2 कार्बन हेटेरो एटम डिस्कनेक्शन यहाँ पे पॉसिबल हैं। एक तो जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ नाइट्रोजन जो जुड़ा है वो आपका डिस्कनेक्ट हो सकता है, या फिर अगर दूसरी साइड है आपका कार्बन और नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्ड भी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों के दोनों बॉन्ड भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में अगर हम देखें पहले कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा इजीली डिस्कनेक्ट होगा, तो अगर आप देखें तो ये कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने की वजह से स्लाइटली ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होगा इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ को आपका खिंचा रहेगा। इस वजह से जो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन पे स्लाइटली ज़्यादा पॉजिटिवनेस होगी, जबकि इस कार्बन की अगर हम बात करें जो कि आपके राइट हैंड साइड है, इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिवनेस थोड़ी सी कम होगी अगर हम इस कार्बन के साथ इसकी कंपेयर करते हैं। तो जो ये बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन का, वो ज़्यादा इजीली ब्रेक हो सकता है, या फिर आप इसको ज़्यादा इजीली ब्रेक कर सकते हैं एज कंपेयर टू जो आपके राइट साइड पे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है उसकी तुलना में। तो सर्टेनली हमने भी यहाँ पे यही किया हुआ है कि जो कार्बन कार्बन है और जो नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है हमने वो डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे, आपको रेट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा CN, जो कि बताएगा कि आपने कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया है। और जो यहाँ पे विगली लाइन हमने दिखाई है वो ये बताता है कि आपने कौन सा कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया है। तो जैसे आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन सर्टेनली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ जुड़ी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इसलिए हमने उसको प्लस चार्ज से दिखाया है। तो ये स्पीसीज आपका है सिंथॉन। तो सिंथॉन जनरली क्या होते हैं? सिंथॉन ऐसे
चार स्पीसीज होते हैं जो रेट्रोसिंथेटिक प्रोसेस में बनते हैं, और उन सिंथॉन्स को आपको हमेशा किस में चेंज करना चाहिए, उन्हें आपको चेंज करना चाहिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, चार्ज को सेटिस्फाई कर रहे हैं काउंटर आयन से। तो सर्टेनली उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे ट्रिपल एरो को दिखाते हैं। ट्रिपल जो आपका स्ट्रक्चर है ये बताता है कि आपने सिंथॉन को सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर दिया है। तो कैसे आपने चेंज किया, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ आपने सिंपली हाइड्रोजन जोड़ा H+, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O जो यहाँ पे था, हमने थोड़ा इसका स्ट्रक्चर चेंज करके आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके साथ नेगेटिव स्पीशीज हमने जोड़ी है OET। तो यानी कि आपने एक को चेंज कर दिया एमीन में, जो आपका था टर्सरी एमीन, वो आपका चेंज हो गया है सेकेंडरी एमीन में। और जो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर था अमाइड का CONH, ये स्ट्रक्चर जो है वो अब चेंज हो गया है एस्टर में। अब अगला स्टेप क्या होगा, आप अगला स्टेप क्या करेंगे, तो फिर से आपको जो अगला स्टेप प्रोड्यूस करना है वो है कि यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड फिर से है, तो आप इस बॉन्ड को भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अगला स्टेप यही किया हुआ है। तो फिर से आपने कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप एरो पे ऊपर दिखा रहे हैं कार्बन नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपने दिखाया विगली लाइन से कि आपने कौन सा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया है। जैसे आप ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन पे फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरह से हमने दिखाया है, और कार्बन पे आएगा यहाँ पे प्लस चार्ज। तो अब फिर से आपने क्या करना है, इन दो सिंथॉन्स को इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करना है। तो नाइट्रोजन के साथ आप सिंपली फिर से हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, जो कि हमने जोड़ा है, और प्लस के साथ आप कोई नेगेटिव स्पीसीज जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने OH जोड़ा, आप Cl भी जोड़ सकते हैं, आप OET भी जोड़ सकते हैं, या फिर कोई और नेगेटिव स्पीसीज जोड़ सकते हैं। यहाँ पे OH जोड़ने का मतलब ये इसलिए था क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे OH जोड़ने के साथ ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया है जो कि आप देख सकते हैं, ये दो फंक्शनल ग्रुप यानी कि इस एस्टर और इस OH के बीच में 1,4 का आपको रिलेशन दिखाई देगा। तो इसी वजह से हमने इसको OH में चेंज किया। आप चाहे तो Cl भी ऐड कर सकते हैं, तब जो आपका जो रिलेशन होगा वो 1,4 का नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे Cl होने की वजह से Cl कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। इस वजह से हम उसका 1,4 का जो रिलेशन है वो उसमें नहीं बन पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे OH को जोड़ा है। OH को जोड़ते ही यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल कार्बन है और जो यहाँ पे आपका OH वाला कार्बन है, इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 का रिलेशन है, या आप इस साइड से जाएं तो 1 2 3 4 दोनों तरह से आपका 1,4 का रिलेशन है। अब आप इसमें डिस्कनेक्शन कहाँ से करेंगे, अगर हम अल्कोहल की साइड से देखें तो जनरली अल्कोहल के बारे में हमने अपने पुराने वीडियोस में ये पढ़ा है कि उनमें 1,1 और 1,2 डिस्कनेक्शन, या फिर 1,1 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन दोनों के दोनों मिलते हैं। यानी कि आप अल्कोहल की तरफ से अगर ब्रेक करना चाहें तो आप यहाँ पे 1,1 और 1,2 डिस्कनेक्शन दोनों को, 1,1 मतलब जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उसी कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन के बीच का बॉन्ड आप यहाँ डिस्कनेक्ट करें, या फिर 1,2 कहने का मतलब है कि 1 पोजीशन पे OH जुड़ा है, जो सेकंड कार्बन से जुड़े बॉन्ड को आप डिस्कनेक्ट करें, यानी कि यहाँ पे। अगर आप कार्बोनिल की तरफ से देखते हैं, कार्बोनिल के केस में हमने ये पहले से पढ़ा हुआ है कि कार्बोनिल के केस में 1,1 डिस्कनेक्शन नहीं मिलता है। अगर आप कार्बोनिल को 1,1 डिस्कनेक्शन करना चाहते हैं उनका, तो उन्हें आपको अल्कोहल में चेंज करना होगा। जबकि कार्बोनिल्स में क्या होता है, आपका 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन इजीली मिल जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका कार्बोनिल की तरफ से 1,2 डिस्कनेक्शन पे डिस्कनेक्ट करेंगे, यानी कि 1 पोजीशन पे आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, 2 पोजीशन से जुड़े हुए कार्बन को आप यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेंगे, और अल्कोहल की तरफ से भी 1,2 का डिस्कनेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि आप असल में 1,2 डिस्कनेक्ट कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, आप 1,4 DIO लिखेंगे, जो ये बताएगा कि दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में 1,4 का रिलेशन है, दो फंक्शनल ग्रुप है और दोनों के दोनों ऑक्सीजनेटेड है। और जबकि बॉन्ड जो टूटेगा हमेशा टूटेगा 2 और 3 कार्बन के बीच का। तो जैसे ही बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से क्या होगा, एक पे प्लस चार्ज आएगा, एक पे माइनस चार्ज आएगा। किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस चार्ज आएगा, अगर आप देखें किसी साइड से भी जाएं तो कार्बोनिल कार्बन के कार्बन प्लस होगा, अम्पोलंग के अनुसार सेकंड कार्बन जो होगा आपका माइनस, थर्ड कार्बन फिर से प्लस, और चौथा कार्बन यहाँ पे माइनस होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अम्पोलंग की कंडीशन बन रही है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अगर क्योंकि ये माइनस हुआ, इससे एक नेगेटिव स्पीसीज जुड़ा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उससे जुड़ा स्पीसीज भी नेगेटिव है, तो ये एक हिसाब से क्या है, अम्पोलंग का कंडीशन है। तो अंगपोलंग की कंडीशन जब भी बनती है तो आपको याद रखना, अगर OH है आपके साथ तो उसके साथ आपने क्या करना है, हमेशा उसके साथ 1,2 का डिस्कनेक्शन करना है, और OH को आपने चेंज कर लेना है इपॉक्साइड में। तो आप जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन कार्बन पे प्लस, इसके अगले कार्बन पर नेगेटिव,
इसके अगले कार्बन पे आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर आप इस तरफ से जाएंगे, अगर से प्लस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस आएगा तो उसके बाद क्या होगा, आप इसको इपॉक्साइड में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये माइनस, अगर ये प्लस हो जाएगा तो फिर कंडीशन आपकी जो होगी, इधर से अनपोलिंग स्पीसीज बनेगी, यानी कि अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो आपको Cl यहाँ जोड़ना पड़ेगा। यानी कि आप किसी को भी प्लस या माइनस दें तो दोनों में से एक जो आपका फंक्शनल स्पीसीज होगी या फिर एक जो सिंथॉन आपको मिलेगा वो अनपोलंग बनना ही होगा। तो यहाँ पे आपको दो स्पीसीज मिली है। हमने क्या किया है, जो आपका कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला कार्बन है उस पर माइनस लिया है, और जो उसका थर्ड कार्बन है उस पर हमने प्लस दिखाया। तो यहाँ पे आप अगला स्टेप क्या करेंगे, आप दोनों ही स्पीसीज को उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूंगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा नेगेटिव और प्लस, तो ये आपका बन जाएगा इपॉक्साइड। और इस माइनस के साथ आप प्लस जोड़ सकते हैं, सिंपली इसे चेंज कर सकते हैं एस्टर में। तो एक तो आपका चेंज हो गया एस्टर में और दूसरा चेंज हो गया आपका इपॉक्साइड में। तो दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको मिल गए हैं। अब हम देखते हैं कि इन दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट से वापस आप अपना ये लैक्टम मॉलिक्यूल कैसे पा सकते हैं। तो अब सिंथेटिक अप्रोच की बात करते हैं। तो सिंथेटिक अप्रोच में आपको लास्ट में जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले थे उनको सबसे पहले लेना होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है एस्टर। तो ये एस्टर हम जानते हैं कि कार्बोनिल होते हैं। तो कार्बोनिल का जो अल्फा कार्बन होता है उसमें जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि जैसे बेस की प्रेजेंस में आते हैं वो हाइड्रोजन इजीली निकल जाते हैं। हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस नेगेटिव चार्ज कंडीशन की वजह से ही आपके हाइड्रोजन इजीली निकलते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव जनरली क्या होता है, रेजोनेंस में आ जाता है इस कार्बोनिल के साथ। अगर मैं इस बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दूं तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस माइनस के साथ यहाँ पे वो डबल बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज आपका अल्फा कार्बन पे था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो सकता है, और इसी रेजोनेंस की वजह से आपका ईजिली यहाँ से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है किसी भी बेस के साथ। तो हमने क्या किया, आपके एस्टर को चेंज कर दिया है अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज के स्ट्रक्चर पे। इस स्ट्रक्चर का क्या होगा, अब इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन होगा। तो इपॉक्साइड आपने लिया है, इपॉक्साइड में देखें तो दोनों साइड पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। और आप जानते हैं कि जनरली 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है, हमने अपनी रिंग सिंथेसिस सीरीज में देखा है कि वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड होते हैं। स्ट्रेंड कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, या स्ट्रक्चर ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें एंगल स्ट्रेन होने की वजह से जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो अनस्टेबल होता है। और जो आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का बीच का, उसमें ऑक्सीजन की तरफ को बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आपके इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन पे अटैक करेगा, और इन टर्न आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये नेगेटिव और ये प्लस के बीच में यहाँ पे कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या, जो आपका यहाँ पे स्पीसीज था, यहाँ पे जो आपने बेस लिया है, बेस के साथ इसका काउंटर आयन यहाँ पे हमने अगर H मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो वो H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। या फिर अगर आप एसिड भी ले लेते हैं वो H भी आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन गया है 1,4 का जो DIO वाला रिलेशन था वो आपका फिर से बन गया। आप देखते हैं 1 2 3 4। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपका बेस अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल पे। तो बेस आपका दो जगह अटैक कर सकता है, एक तो इस कार्बन कार्बन पे अटैक कर सकता है क्योंकि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, और एक इस कार्बन पे भी कर सकता है जहाँ पे कि OH जुड़ा हुआ है। तो अगर देखें कंडीशन तो यहाँ अटैक करने की ज़्यादा बन रही है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन OET जो है ये स्पीसीज ये थोड़ा सा बल्की स्पीसीज है, इसलिए इस बल्की स्ट्रक्चर को अगर आप देखें यहाँ पे जो आपका है प्राइमरी अमीन है, अगर ये यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये OET जनरली क्या करता है, इस ग्रुप को यहाँ आने से थोड़ा सा रोकेगा। इसलिए क्या होगा, ज़्यादा इजी इसके लिए रहेगा कि इस कार्बन पे जो कि OH से जुड़ा हुआ कार्बन है उस पे जाके ये अटैक करे और इन टर्न कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाए, यानी कि OH यहाँ से निकल जाए। OH जैसे निकलेगा NH2 यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। NH2 इस पे ऐड हुआ, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस पे आया है प्लस चार्ज। उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल गया यानी कि OH यहाँ पे है, H यहाँ से निकल जाएगा, वाटर का लिबरेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जो है न्यूट्रल हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे। तो इसके बाद टेंडेंसी कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पे अटैक करेगा, इंटर्न आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा और पहले OH की तरफ ये बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, या फिर ये हो सकता है कि OET यहाँ से निकल जाए। ठीक है, OET अगर निकल जाता है तो क्या होगा, आपका नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से।
और आपको अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। OET यहाँ से निकल चुका है। अगले स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज स्टेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के पास प्लस चार्ज होना मतलब ये है कि वो अनस्टेबल है। और वैसे भी अगर देखा जाए कोई भी चार्ज स्पीसीज अगर होती है वो हमेशा कोशिश करती है वो न्यूट्रल हो जाए। तो यहाँ पे कैसे न्यूट्रल हो सकती है, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे यानी कि H प्लस बन के जाए और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। और H प्लस बन के जाएगा वो OET के साथ यानी कि आपका ETOH यानी कि एथेनॉल बना के वो अलग हो जाएगा और आपके पास लैक्टम मॉलिक्यूल वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप लैक्टम को, जिसमें कि एक 5 मेंबर्ड रिंग है और सैचुरेटेड रिंग है जिसमें कि आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको आपने डिस्कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले थे उससे डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू वापस उस लेक्टम को या 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज को वापस पा लिया। अब देखते हैं अगले एग्जाम्पल में, जिससे हम देखेंगे कि कैसे आप फिर से एक 5 मेंबर सैचुरेटेड रिंग जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उसे डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलेंगे उससे वापस उस मॉलिक्यूल को पा सकते हैं। तो हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है। तो आपने पाल नॉर पायरोल सिंथेसिस के बारे में सुना होगा। तो इस एग्जाम्पल में हम उस रिएक्शन के सिंथेसिस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे आप मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करते हैं और उसे सिंपल सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका एग्जाम्पल जिसमें कि आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है और 5 मेंबर्ड रिंग में अगर आप देखें तो कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है आपका। तो आपने अब क्या करना है, कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना है। तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट की अगर हम बात करें तो इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन नाइट्रोजन जो दोनों के दोनों हैं सेम है, इसलिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इनको एक एक करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इन्हें एक साथ भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनको साथ में डिस्कनेक्ट करेंगे तब भी आपको एरो के ऊपर CN लिखना होगा। अगर आप सिंगली इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तब भी आपको एरो के ऊपर CN ही लिखना होगा। तो यहाँ पे हम दोनों ही कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को एक साथ डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने साथ कॉपी में या फिर अपने दूसरे जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिंगली करके भी देखना। तो जैसे आप इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। दो बॉन्ड एक साथ डिस्कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए दो नेगेटिव चार्ज आप यहाँ पे रख सकते हैं और दोनों ही कार्बन पे आप यहाँ पे प्लस चार्ज शो करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, दो सिंथॉन्स मिलेंगे। तो पहले सिंथॉन में अगर आप देखें दो प्लस चार्ज हैं और दूसरे जो सिंथॉन आपको मिला है उस पर नेगेटिव चार्ज है वो भी दो। तो नाइट्रोजन पे दो नेगेटिव चार्ज हैं तो दो उस पर प्लस जोड़ सकते हैं। तो वो दोनों प्लस आपके हाइड्रोजन हो सकते हैं। आप एक NaH भी जोड़ सकते हैं यानी कि Na Na2 में चेंज कर दीजिए सोडामाइड में, या फिर आप उसे चेंज कर दीजिए NH3 में। सोडामाइड बहुत अच्छा बेस होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एमीन भी अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो आप उसको भी या अमोनिया है वो बहुत ईजिली आपको अवेलेबल हो जाता है या फिर अच्छा बेस है इस वजह से आप उसमें भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। प्लस के साथ आप यहाँ नेगेटिव स्पीशीज लगा सकते हैं जैसे Cl है, Br है, OH है। यहाँ हमने OH लगाए हुए हैं और यहाँ पे अगर आप देखें NH3 में से चेंज किया है। अगर आप Cl या Br आप यहाँ पे लगाते हैं तो जनरली क्या होता है, फर्दर डिस्कनेक्शन करना बहुत आसान नहीं रहता है। इसलिए अगर आपको जब भी मौका मिले कि आपका मॉलिक्यूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो या बड़ा हो तो आप हमेशा क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूएंट यानी कि Cl Br जैसे लगाने की जगह आप फंक्शनल ग्रुप उस पर लगाइए, जिसकी वजह से आपका फर्दर डिस्कनेक्शन करना के चांसेस और बढ़ जाएं। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोनों स्पीसीज में OH हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन दोनों को और ज़्यादा अगले स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं और इन्हें चेंज करके FGI के थ्रू कीटोन में बदल दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें OH को हमने चेंज कर दिया कीटोन में, और FGI जो कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है, हमने पहले भी ये कहा है अपने पुराने वीडियोस में कि जब भी आप किसी एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं FGI के थ्रू, तो जो आप कन्वर्जन कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि वो रिएक्शन केमिस्ट्री के बुक्स में यानी कि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में फॉलो होनी चाहिए। यानी आप सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जब भी आप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे अल्कोहल को तो वो हमेशा कीटोन में चेंज होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि जब आप
मॉलिक्यूल को वापस सिंथेसाइज कर रहे हैं, यानी कि आप सिंथेटिक अप्रोच को जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो आपका सेकंड मॉलिक्यूल है, यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल आप एफजीआई करके बना रहे हो, उससे आपका प्रीवियस मॉलिक्यूल भी बनना चाहिए। तो ये एफजीआई का सिंपल सा रूल है। जैसे आपने इसको कीटोन में चेंज किया, अगर आप देखें तो यहाँ पे इन दोनों कीटोनिक स्ट्रक्चर के बीच में 1,4 का रिलेशन, 1 2 3 4। तो ऐसा ही रिलेशन आपने पिछले एग्जाम्पल में ही पढ़ा था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1,4 DiCO रिलेशन इन दोनों के बीच में देख रहे हैं। तो जैसे आप 1,4 DiCO रिलेशन देखेंगे, तो आपको जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना होगा वो आप करेंगे हमेशा सेकंड और थर्ड का, जैसे कि हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में बताया था। तो जैसे आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं, तो 1,4 रिलेशन में जनरली होता क्या है, तो अम्पोलन की कंडीशन के हिसाब से आप चलेंगे तो प्लस, क्योंकि यहाँ पे कार्बन स्ट्रक्चर है तो कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज होगा। फिर अगला जो कार्बन होता है हमेशा नेगेटिव, फिर अगला प्लस, और फिर ये नेगेटिव। लेकिन अगर आप देखें कार्बन स्ट्रक्चर है तो इससे थोड़ा सा प्लस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो अम्पोलन की है। तो अगर आप उल्टी साइड से जाते हैं, यानी कि सेकंड साइड से प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, यानी कि आपका कभी इस एक तरफ से जाने पे आपका इस कार्बन पे माइनस आ रहा है, दूसरी तरफ से जाने पे इसी कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है। तो इसलिए हमको जो कंडीशन मिल रही है वो अम्पोलन की कंडीशन मिल रही है। तो फिलहाल आपको 1,4 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड अगर होते हैं, तो आपको हमेशा अम्पोलन की कंडीशन मिलती है, जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोज में बताया हुआ है। आप इसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब जब भी आपके पास 1,4 का रिलेशन होगा, आप हमेशा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे 2,3 का। तो आपने यहाँ पे बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, तो एक कार्बन पे आपने माइनस दिखाया, दूसरे पे प्लस दिखाया। तो जब भी अम्पोलन की कंडीशन बनती है, आपके पास दो में से एक जो आपका सिंथोन होता है वो हमेशा अम्पोलंग होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हमने इस पे नेगेटिव चार्ज शो किया है, ताकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ सकें। हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो दो आपके कीटोनिक स्ट्रक्चर या फिर दो कार्बनिक स्ट्रक्चर होने की वजह से, एक एस्टर है एक कीटोन है, दो कार्बनिक स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ का हाइड्रोजन निकालना इजी होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन के लिए। सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर पे प्लस है, तो ये एक अम्पोलंग कंडीशन है। अम्पोलंग सिंथोन इसलिए क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज होना चाहिए था स्लाइटली, और उसके अगले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज शो किया है। इसलिए जो आपका ये स्पीसीज है या सिंथोन है वो आपका अम्पोलंग सिंथोन है। अब अम्पोलंग सिंथोन हमेशा क्या देते हैं आपको, अम्पोलंग रिएजेंट देते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस प्लस के साथ आप हमेशा क्या करेंगे, नेगेटिव स्पीसीज, जैसे हमने यहाँ पे Cl जोड़ा हुआ है और इस माइनस के साथ हमने प्लस जोड़ दिया है। तो ये आपका जो यहाँ पे अल्फा हेलो कीटोन बनाया है वो आपका अम्पोलंग रिएजेंट है। ओके। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों स्पीसीज को यूज कर सकते हैं एज अ सिंथेटिक इक्विवेलेंट अपना टारगेट मॉलिक्यूल पाने के लिए। या फिर आप इस मॉलिक्यूल को जो जिसमें कि एस्टर और कीटोन दोनों हैं, इसको आप सिंपली और ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप के यानी कि एस्टर और कीटोन के बीच में 1,3 का रिलेशन है। 1,3 का रिलेशन जब भी होता है, आपको हमेशा क्या करना होता है, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना होता है। तो अगर आप देखें तो कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। ये अगर फर्स्ट है तो ये सेकंड, तो ये थर्ड, यानी कि सेकंड और थर्ड के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 लेते हैं, तो आपको ये डिस्कनेक्ट करना होगा। तो आप दोनों के दोनों बॉन्ड डिस्कनेक्ट कीजिए और देखिए कि ज़्यादा बेटर जो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है किससे मिल रहा है। आपको हमेशा डिस्कनेक्शन अप्रोच में ये देखना है कि आपके पास एक से ज़्यादा डिस्कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहाँ से मिल रहा है ये आपको देखना होगा, या फिर ये आपको जज करना होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमने देखा है कि अगर आप इस दो स्पीसीज जो कि 1,3 के रिलेशन में है, तो अगर आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको अगर एस्टर को आपको फर्स्ट मानना चाहिए और कीटोनिक को आपको थर्ड कार्बन मानना चाहिए, और आपको ये बॉन्ड जिस पे हमने विगली लाइन दिखाई हुई है इसे डिस्कनेक्ट करना चाहिए। तो जैसे आप इसे डिस्कनेक्ट करेंगे, तो अगर आप देखें तो जो आपका एस्टरिक कार्बन है यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली प्लस, ये नेगेटिव और ये प्लस, यानी कि ये नॉर्मल या फिर नेचुरल सिंथोन आपको देगा। तो ये दो आपको सिंथोन मिलेंगे। तो नेगेटिव के साथ आप सिंपली हाइड्रोजन जोड़ के इसे एस्टर में चेंज कर सकते हैं, और प्लस के साथ आप कोई भी नेगेटिव स्पीसीज जनरली Cl, Br या OMe या OET भी जोड़ सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे OET जोड़ा है और दोनों स्पीसीज को सेम बना दिया है। अब आपने देखा कि कैसे आपने ये बड़े से स्ट्रक्चर को या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल एस्टर में चेंज किया है, और दूसरा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो है आपका यहाँ पे अल्फा हेलो कीटोन है, जो कि एक अम्पोलंग स्पीसीज है। और जो तीसरा आपका एक और स्पीसीज है यहाँ पे वो है NH3। तो इन तीन डिफरेंट सिंथेटिक
इक्विवेलेंट से आप इस टारगेट मॉलिक्यूल को कैसे पा सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो सिंथेटिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो इस सिंथेटिक अप्रोच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन या नेम रिएक्शन प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं पाल नॉर पायरोल सिंथेसिस। देखते हैं कि वो उसके थ्रू आप होते हुए अपने टारगेट मॉलिक्यूल तक कैसे पहुंचते हैं। तो सिंपली आप स्टार्ट करेंगे लास्ट में जो आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिला था उससे। तो लास्ट में हमको मिले थे दो एस्टर, उनमें से हमने एक एस्टर लिया है और उस एस्टर को बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं। तो जैसे आप बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। तो एसिडिक हाइड्रोजन की अगर बात करें तो कि जो आपके कार्बन स्ट्रक्चर होते हैं उसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो वो हाइड्रोजन आसानी से इस बेस के साथ निकल सकता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज जो आता है वो आप इस जो कार्बन स्ट्रक्चर है इसके साथ रेजोनेंस में आने की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। और इसी रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनने की वजह से यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो बहुत ईजिली निकल जाता है, या फिर वो एक्टिव आपके हाइड्रोजन्स कहलाते हैं या एसिडिक हाइड्रोजन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, वो अब दूसरे एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा। तो एस्टर का जो अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये कार्बन जो स्ट्रक्चर है इस ऑक्सीजन की वजह से या OH की वजह से ये कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसकी वजह से जो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो जाके अटैक करता है इस कार्बन पे, और इन टर्न क्या होता है आपका OH यहाँ से निकल जाता है। तो OH निकल गया और आपका ये नेगेटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है इस कार्बन पे, और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये स्ट्रक्चर आपका 1,3 के रिलेशन में एस्टर और कीटोन का जो स्ट्रक्चर बना था आपका रेट्रोसिंथेटिक स्टेप में वही है। तो अगर आप देखें तो ये एस्ट्रिक स्ट्रक्चर है, एस्टर यहाँ ये है आपका, नेगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन है वो ये है, और ये जा जाके जुड़ गया है आपके कीटोन के स्ट्रक्चर के साथ यानी कि इसके साथ। तो अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप फिर एक बेस लेते हैं और वो बेस आपका यहाँ से जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है उसको निकालता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे दो, वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा एसिडिक होंगे। और एसिडिक इसलिए ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे आपके दो कार्बन स्ट्रक्चर हैं। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होता है हाइड्रोजन के निकलने के बाद, तो दो कार्बन स्ट्रक्चर के होने की वजह से उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं, इसलिए यहाँ का हाइड्रोजन बहुत ईजिली निकाला जा सकता है। तो जैसे हाइड्रोजन निकलेगा नेगेटिव चार्ज आ गया, वो आपका न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है आपके अल्फा हेलो कीटोन पे जो कि एक अम्पोलंग रीएजेंट है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है कि न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है यहाँ के कार्बन पे, क्योंकि कार्बन और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। Cl पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में वो जाके अटैक करेंगे इस कार्बन पे, क्योंकि ये स्लाइटली प्लस होगा। तो ये जाके अटैक करेगा इस पे, और इन टर्न आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो बॉन्ड बन जाएगा यहाँ के अल्फा कार्बन और इस दूसरे अल्फा कार्बन के बीच में, और आपको इस तरह से 1,4 का जो रिलेशन था इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में या फिर दो कीटोनिक स्ट्रक्चर के बीच में वो मिल जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होता है, जो आपका NH3 यानी कि जो आपका एक और सिंथेटिक इक्विवेलेंट था वो जाके रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर देखें नाइट्रोजन पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जाके अटैक करते हैं कार्बन पे जो कि आपका कार्बोनिल कार्बन है। यही NH3 इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन इन दो पोजीशन पे अटैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे एक बल्की ग्रुप है और ये बल्की ग्रुप होने की वजह से इस NH3 का आना इतना आसान नहीं है। जबकि इधर पे जाके ये अटैक कर सकता है क्योंकि जो आपके बल्की ग्रुप्स हैं वो थोड़ा सा साइड अवे है। तो NH3 जाके अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे और इन टर्न कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ब्रेक होगा। NH जो NH3 जाके अटैच हो जाएगा आपके यहाँ कार्बन से और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन अटैच होने की या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इस पे आएगा प्लस चार्ज। तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा जो कि अनस्टेबल कंडीशन है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कि आप अगर देखें तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वैसे अनस्टेबल होते हैं। तो हाइड्रोजन डोनेट कर देगा नाइट्रोजन अपने और यहाँ पे OH बन जाएगा और यहाँ पे NH2 रह जाएगा और आपका मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो NH2 आके अटैच हो गया, OH आपका ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, जो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आपके अमोनिया के थे वो जाके अटैच हो जाएंगे। अगले स्टेप में आपका यहाँ पे क्या होना है कि NH2 का जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जाके इस कार्बन पे अटैक करते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन पे। तो
इन टर्न फिर से क्या होगा, आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ कुछ इस तरह से। तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ बचेगा, वो जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से NH स्ट्रक्चर आ गया और OH यहाँ पे बन गया। और अगर आप देखें तो 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर आपके पास वापस मिल गया है। अब जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल था उसमें बाकी स्ट्रक्चर तो सब सेम है, बाकी दो एक्स्ट्रा OH है, यानी कि आपको इनको हटाना है। तो जैसे अगर आप OH को हटाएंगे, कैसे हटा सकते हैं, तो अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इधर भी OH के जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, वो अगर आप निकाल दें और यहाँ से OH निकाल दें, यानी कि आप दोनों साइड से आप अगर वाटर का लिबरेशन कर देते हैं, यानी कि 2 मोल्स ऑफ वाटर अगर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट हो जाएगा डबल बॉन्ड और आपके पास मिल जाएगा फ्यूरेन। तो इस स्टेप को, यानी कि पूरे के पूरे यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट तक, यानी कि यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं, तो इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं पाल नॉर पायरोल सिंथेसिस। लेकिन ये मॉलिक्यूल आपका टारगेट मॉलिक्यूल नहीं है, आपका टारगेट मॉलिक्यूल में ये डबल बॉन्ड नहीं है। तो इन डबल बॉन्ड को आप कैसे हटा सकते हैं, कैटालाइटिक रिडक्शन अगर आप कराते हैं, यानी कि मेटल के प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोजन गैस के साथ रिडक्शन कराते हैं इस मॉलिक्यूल का, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका सैचुरेटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और आपका टारगेट मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट करने के बाद उसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करते हैं और सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करने के बाद नंबर ऑफ सिंथेटिक स्टेप्स के साथ वापस अपना टारगेट मॉलिक्यूल पा सकते हैं। वी होप आज का यह वीडियो आपके मैक्सिमम क्वेरीज को कवर करेगा। आप अपने कमेंट्स और क्वेरीज को हमारे साथ शेयर करें। आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें, बिकॉज disconnection approach needs a lot of practice. Thank you for watching our video.